फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, उपेंद्र महुआ से बोला, मैं माँ से ये बात कहूँगा कि हम अपने घर पर ही रहेंगे। उपेंद्र बोला, सच कहते हो? महुआ बोली, हाँ बिल्कुल सच। ये कहकर उपेंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए उपेंद्र अब घर से बाहर न जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था। वो अब मधुबनी को महुआ के पास फटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खींच उठती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि महुआ और उपेंद्र ने उसकी शर्त जो मान ली थी। अब उपेंद्र कहता कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसके दुख दर्द का ख्याल रखना उसका ही फर्ज है। तुम्हारा हमसे सिर्फ रुपए का नाता है। जब महुआ कमाने लगेगी तो अपना हिसाब पूरा कर लेना, और उसके कमरे में तुम अब भूल कर भी कदम नहीं रखोगी। ये देखकर महुआ को तसल्ली हो गई थी कि चलो अब कोई तो है उसका मन पढ़ने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला, उसका दर्द समझने वाला। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब महुआ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी, और एक रोज शाम के वक्त मधुबनी उसे तैयार करके अजीजन बाई के यहाँ ले गई। साथ में उपेंद्र भी गया। अजीजन बाई के कोठे पर पहुंचकर मधुबनी ने महुआ के रुख से पर्दा हटाते हुए अजीजन बाई से कहा, लो ले आई मैं तेरे कोठे के लिए एक और खूबसूरत चेहरा। अजीजन बाई ने जैसे ही महुआ को देखा तो उसका रूप लावण्य देखकर बोली, मधुबनी बाई, यूँ तो तुम पहले भी हमारे कोठे पर नायाब खूबसूरत चेहरे लाती रही हो, लेकिन ये सुंदर मोती समुंदर की किस तलहटी से ढूंढ कर लाई हो। अल्लाह कसम क्या हुस्न पाया है, भला है भला। अजीजन, ये मेरी बहू है, इस उपेंद्र की बीवी। मधुबनी बोली, क्या कहती हो? इस बार बहू को ही दाव पर लगा दिया, कुछ भी नहीं सोचा। अजीजन बोली, हम तवायफे इतना सोचने लगी तो दुनिया के कोठे ना बंद हो जाएंगे अजीजन। मधुबनी बोली, सही कहती हो मधुबनी। अजीजन बोली, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि ये सिर्फ नाचेगी और गाएगी, यहाँ रहेगी नहीं। मधुबनी बोली, ठीक है मधुबनी, इस नायाब मोती के लिए तो हमें हर शर्त मंजूर है। वैसे इसका नाम क्या है? अजीजन ने पूछा। इसका नाम महुआ है। मधुबनी बोली, तुम ही सब कुछ बोलोगी, जरा हमें भी तो इस हूर की आवाज़ सुनने का मौका दो, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये गाती भी है। अजीजन बोली, जी मेरा नाम महुआ है। महुआ बोली, आवाज़ तो बहुत ही सुरीली है तेरी, माशा अल्लाह, और आज से तेरा नाम महुआ नहीं मोती बाई होगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अजीजन बाई बोली, एतराज़ कैसा अजीजन? मधुबनी बोली, अरे मधुबनी, मैंने तुझसे नहीं महुआ से पूछा है। अजीजन बाई बोली, जी मुझे कोई एतराज़ नहीं। महुआ बोली, ठीक है, तो आज से तय हुआ कि तुम्हारा नाम मोती बाई है, और मुझे आज से तुम खाला जान बुलाओगी। अजीजन बाई बोली, ठीक है खाला जान। महुआ बोली, और उस दिन आखिर महुआ के पहले कदम कोठे पर पड़ ही गए। कुछ ही दिनों में मोती बाई उस कोठे की सबसे मशहूर तवाइफ बन गई। अपनी गायकी और नाच से वो सबकी दिल अजीजन बन गई। उसकी आवाज़ का जादू अच्छे अच्छों का मन मोह लेता। जो एक बार अजीजन बाई के कोठे पर मोती बाई की ठुमरी सुन लेता, वो बार बार सुनने के लिए आता। अजीजन बाई के दिन ब दिन ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अजीजन बाई की आमदनी भी बहुत ही बढ़ गई थी, जिससे वो मोती बाई की हर इच्छा मान लेती। मोती बाई जो भी कहती तो अजीजन बाई कभी भी उसकी बात नहीं काटती। इस तरह मोती बाई इस काम से खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके पास अब धन दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिससे उसकी सास मधुबनी का मुंह भी बंद रहता। मोती बाई ने अब खुद का एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। उपेंद्र भी मोती बाई का बहुत ख्याल रखता था। इस तरह मोती बाई पहली बार माँ बनी। उसके इस बच्चे के लिए मधुबनी कतई राजी नहीं थी। वो बोली, बच्चा आ जाने से तेरे काम में खलल पड़ेगा। उसने ये बात अजीजन बाई से कही। अजीजन बाई ने जब मधुबनी की बात सुनी तो बोली, मधुबनी, ये तो अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, इसे तू क्यों ठुकरा रही है? कुछ ही महीने तो मोती बाई का काम रुकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। इसके बाद जब मोती गाया करेगी तो बच्चे को मैं संभाल लिया करूँगी। खुद की औलाद का सुख ना तुझे मिला और ना मुझे मिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि और भी ये सुख ना ले पाएँ।
इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद तेरा जो हर्जाना होगा वो मैं भरूंगी, लेकिन बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोक। अजीजन बाई की बात सुनकर मधुबनी बोली, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं अगर तुम मुझे पैसे दोगी। और इस तरह कुछ महीनों बाद महुआ की पहली संतान इस दुनिया में आई, जो कि एक बेटी थी, परियों सी सुंदर, फूल सी नाजुक, अपनी माँ की हमशक्ल। महुआ और उपेंद्र उसे देखकर फूले नहीं समाये। प्यार से उसका नाम उन्होंने रिमझिम रखा। रिमझिम के कुछ महीनों का होते ही महुआ फिर से नाचने गाने जाने लगी। उसका शरीर देखकर अब भी नहीं लगता था कि वो एक बच्चे की माँ है। मोतीबाई के लौटने से एक बार फिर अजीजन का कोठा आबाद हो गया। कोठे की रौनक बढ़ गई। अजीजन बाई की झोली रुपयों से हर रात भर जाती। लोग मोतीबाई की ठुमरी सुनकर इतना खुश होते थे। अब मोतीबाई ने गज़लें गाना भी शुरू कर दिया था। अजीजन बाई उसे मशहूर शायरों की गज़लें ला कर देती और कहती, इनका भी रियाज करो, लोग आजकल ये भी सुनना पसंद करते हैं। और मोतीबाई ऐसा ही करती। लेकिन रात किसी गांव के जमींदार अपनी बग्गी में कोठे से होकर गुजरे। उन्होंने जैसे ही मोतीबाई की गज़ल सुनी तो कोचवान से बग्गी रोकने को कहा और कोठे के भीतर गए। वे मोतीबाई की गज़ल बेसुध होकर सुन रहे थे। जब गज़ल ख़त्म हुई तो सबके जाने के बाद वे बोल पड़े, क्या गला पाया है आपने। कसम से कहते हैं कि ये नज़ाकत, ये गाने की अदा हमने आज तक किसी में नहीं देखी। अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत गाने वाली सुनी है, लेकिन मोहतरमा आप जैसी गायकी आज पहली बार सुनी। जमींदार की बात सुनकर अजीजन पूछ बैठी, कौन है जी आप? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हम तो मौसीकी के कदरखानों में से एक हुआ करते हैं। जमींदार प्रभात सिंह हैं हम। वो जमींदार बोले, अच्छा हुजूर, आइए तशरीफ़ रखिए। आप जैसे कदरदानों की तो हमें भी बहुत कदर रहती है। अजीजन बाई बोली, इन मोहतरमा की आवाज़ का जादू हमें यहाँ खींच लाया। माशा अल्लाह, कितना अच्छा गला पाया है। सूरत भी खुदा ने वैसी ही बख्शी है। जमींदार साहब बोले, जी जमींदार साहब, आपकी निगाहों पर जरा काबू रखें। अजीजन बाई बोली, जी मैं तो फनकारा की तारीफ़ कर रहा हूँ। जमींदार साहब बोले, जी बस यहाँ आए हैं तो हद में ही रहना सीख लीजिए। अजीजन बाई बोली, मोहतरमा मैं अपनी हद में ही हूँ, किसी के फ़न की तारीफ़ करना गुस्ताखी तो नहीं। जमींदार प्रभात सिंह बोले, जी बिल्कुल नहीं, फ़न की तारीफ़ गुस्ताखी नहीं, लेकिन यहाँ पर फनकारा की तारीफ़ करना गुस्ताखी मानी जाती है। अजीजन बोली, ओ समझा, तो अगर मैंने अपनी हद पार की हो तो गुस्ताखी माफ़। अब इस गुस्ताख से ऐसी गुस्ताखी कभी ना होगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले, मुझे आपसी ऐसी ही उम्मीद है। अजीजन बाई बोली, मैं वायदा करता हूँ आपकी ये उम्मीद कभी ना टूटेगी। लेकिन इस मौसीकी के आशिकी को इन मोहतरमा की गायकी बहुत ही पसंद आई, तो क्या कभी कभी हम इनकी गायकी सुनने आ सकते हैं? जमींदार प्रभात सिंह ने पूछा। जी ज़रूर जही नसीब, कभी कभी क्या रोज़ाना तशरीफ़ रखिए, लेकिन हद में रहकर। अजीजन बाई बोली, जी हम सब समझ गए, अभी चलते हैं, हवेली पर हमारी बेगम इंतज़ार करती होगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले, माफ़ कीजिए, एक बात पूछना चाह रही थी, अगर ऐतराज़ ना हो तो। अजीजन बोली, जी पूछिए, भला हमें क्यों ऐतराज़ होने लगा? जमींदार प्रभात सिंह बोले, वो ये कि उर्दू पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। अजीजन बोली, जी वो इसलिए कि हम शायर हैं और जो गज़ल अभी ये मोहतरमा गा रही थी वो हमारी लिखी हुई है। जमींदार प्रभात सिंह बोले, लेकिन वो तो किसी बेनाम शायर ने लिखी है। इतने में मोतीबाई बोल पड़ी, जी हम जमींदार होकर अपनी गज़लों की छपी किताब में अगर ये नाम डालें कि शायर जमींदार प्रभात सिंह, तो कितना भद्दा लगेगा। प्रभात सिंह बोले। ये सुनकर सब हंस पड़े और अजीजन बोली, आप बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं जी, तो हम चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। और इतना कहकर जमींदार प्रभात सिंह चले गए। अब जमींदार प्रभात सिंह का कोठे पर आने का सिलसिला जारी हो गया। वो केवल मोतीबाई की गज़लें सुनने ही आते थे, बदले में अपनी लिखी कुछ शायरियों और गज़लें मोतीबाई को दे देते थे। 15 गांव के जमींदार थे वो। भगवान की दया से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी नानी के पास ही रहते थे।
क्योंकि जमींदार साहब के परिवार में उनके बड़े भाई उनसे अलग रहते थे और माँ बाप का सालों पहले ही देहांत हो गया था। सबसे मुश्किल बात तो ये थी उनके लिए कि उनकी पत्नी का कमर के नीचे का भाग लकवाग्रस्त था, जिसकी वे स्वयं देखभाल करते थे। चंद्रिका से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के जन्म के बाद जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एकाएक न जाने किसकी नज़र लग गई और सालों से चंद्रिका बिस्तर में ही पड़ी है। बच्चों की देखभाल प्रभात सिंह नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें ननिहाल भेज दिया। चंद्रिका ने कई बार उनसे दूसरा ब्याह करने को कहा तो प्रभात सिंह ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम ऐसा करती। प्रभात सिंह का जवाब सुनकर फिर चंद्रिका कुछ ना कहती, इसलिए प्रभात सिंह अपना मन बहलाने के लिए शायरियाँ लिखने लगे। उनकी लिखी शायरियाँ मशहूर होने लगी और उन्हें मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। वो अपनी ज़िंदगी से उदास ज़रूर थे लेकिन दुखी नहीं थे। जब कोई उनसे चंद्रिका के बारे में कुछ कहता तो वे कहते कि मैं तो केवल उसका ख्याल ही रख रहा हूँ, लेकिन जो सालों से करवट लेने के लिए भी लाचार है उसका क्या। उसके दिल से पूछो कि एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे में एक ही छत को निहारना कितना मुश्किल होता है। मैं तो सारे काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पूछो कि वो खुद से पानी भी नहीं पी सकती। उसको इस तरह अधर में छोड़ना नाइंसाफ़ी होगी। मैं खुद से कैसी नज़रें मिलाऊंगा। अगर मैंने उसे धोखा दिया तो वे कोठे पर आते तो मोती बाई से कुछ देर जरूर बातें करते। इसे अजीजन को तो कोई एतराज़ न था, लेकिन मधुबनी को था। उसने एक दिन उपेंद्र के कान भर दिए कि तेरी बीवी का उस जमींदार से इतना मेल जोल अच्छा नहीं, बहुत पैसे वाला है वो। अगर उसने अजीजन बाई से उसे खरीद लिया तो क्या करेगा तू। मधुबनी की बात सुनकर उपेंद्र का माथा ठनक गया और वो एक दिन जमींदार का पता ठिकाना पूछते पूछते उसकी हवेली पहुंच गया। प्रभात सिंह बोले, आओ मियाँ, कहो कैसे आना हुआ, कोई पैगाम लाए हो क्या। जी नहीं, मैं तो हिसाब किताब चुकता करने आया था। उपेंद्र बोला, क्यों मियाँ, ऐसा भी क्या हो गया। प्रभात सिंह ने पूछा, मुझे अपनी बीवी से आपकी नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। इस मामले में आप कोई सफाई पेश करेंगे। उपेंद्र गुस्से से बोला, बरखुरदार, आप तो खामखा में नाराज होते हैं। प्रभात सिंह बोले, जी मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उपेंद्र बोला, सच कहूँ या झूठ। प्रभात सिंह बोले, जी सच कहिए। उपेंद्र बोला, मोती बाई मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरी नज़रें और लोगों की तरह उस पर नहीं उठती। मैं सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए कोठे पर उसका गाना सुनने जाता हूँ। मेरा मोती बाई के साथ केवल इंसानियत का नाता है। तुम्हें ये मंजूर नहीं तो ठीक है। प्रभात सिंह बोले, क्यों, आपके पास तो बहुत दौलत है, आप तो दौलत से हर सुख खरीद सकते हैं, फिर आपको कोठों पर जाने की क्या ज़रूरत। उपेंद्र ने पूछा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और ये कहकर प्रभात सिंह उपेंद्र को अपनी पत्नी चंद्रिका के कमरे की खिड़की के पास ले जाकर बोले, उसे देख रहे हो, वो मेरी पत्नी चंद्रिका है। सालों हो गए, कमर के नीचे लकवाग्रस्त है। उसकी घुटन, उसकी तड़फ, उसकी लाचारी, उसकी उलझन को केवल मैं ही समझ सकता हूँ और कोई नहीं। उसकी आत्मा कैसे तड़फ रही होगी मुक्त होने के लिए, उसके अलावा मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। चाहता तो कर लेता दूसरा ब्याह, नहीं किया। कारण जानते हो क्या है कि मैं उसे अब भी प्रेम करता हूँ। उसे बीच मझधार में कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा प्रेम उथला नहीं गहरा है। तुम प्रेम की गहराई को समझते हो ना, तो मोती बाई कभी भी कोठे पर ना दिखाई देती। इसलिए आज के बाद भाई बहन के रिश्ते पर उंगली मत उठाना। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको समझने में मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। उपेंद्र बोला, कोई बात नहीं बरखुरदार, गलतियां हो जाती हैं। प्रभात सिंह बोले। और उस दिन उपेंद्र प्रभात सिंह की हवेली से अपने मन का मैल धोकर वापस आ गया। इसके बाद फिर कभी भी उपेंद्र ने मोती बाई पर शक नहीं किया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।